तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिट 1 और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो आपका पूरा डीएस यूनिट 1 दो पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को डीएस यूनिट 1 का नोट्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और जो लोग यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक मेरा लेक्चर देखेंगे तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए डीएस यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, इसको सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। और यहाँ पे आता है सिस्टम मॉडल। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड का सिस्टम मॉडल ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए डीएस का एडवांटेज क्या है, डीएस का डिसएडवांटेज क्या है, और डीएस में दूसरा क्वेश्चन डीएस में क्या क्या लिमिटेशन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि लॉजिकल क्लॉक क्या होता है, जिसमें यहाँ पे आते हैं दो टाइप। पहला आपका होता है लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लास और दूसरा आपका होता है वेक्टर लॉजिकल क्लास। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है ग्लोबल स्टेट क्या होता है। और यहाँ देखिए इसी में आता है कैंडी लैम्पर्ट ग्लोबल स्टेट रिकॉर्डिंग एल्गोरिथम क्या होता है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मशीन लर्निंग का एमएल मशीन लर्निंग का और क्लाउड कंप्यूटिंग का इसका लेक्चर बन गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका 1 शॉर्ट प्लेलिस्ट दिया गया है, तो जा करके पढ़ लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। तो आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कई सारे ऑटोनोमियस कंप्यूटर सिस्टम का कलेक्शन होता है। अब यहाँ दिया गया है ऑटोनोमियस, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो भी यहाँ सिस्टम होता है उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का डेटा होता है, ओन डेटा या फिर रिसोर्स होता है। और इसीलिए ये जितने सारे यहाँ सिस्टम हैं वो सभी सिस्टम आपस में फिजिकली इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं, तो आप लिखेंगे ये सभी सिस्टम फिजिकली सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सभी सिस्टम एक नेटवर्क से, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ देखिए यह जो दिया गया है सेंट्रलाइज कंप्यूटर नेटवर्क, यह जो है एक सॉफ्टवेयर से, एक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है। और इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा ये जितने सारे सिस्टम हैं, ये जितने सारे यहाँ सिस्टम हैं ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं अपने रिसोर्स को शेयर करके। यहाँ देखिए अपने रिसोर्स को, अपने डेटा को, अपने फाइल को शेयर करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम, ये यहाँ देखिए यहाँ पे जितने सारे सिस्टम हैं वो सभी सिस्टम आपस में फिजिकली यहाँ पे इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं, जबकि ये सारे सिस्टम जितने सारे सिस्टम दिए गए हैं वो सभी सिस्टम एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम से इंटरकनेक्ट या फिर जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे ये जो दिया गया है सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम, यही सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है। और इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा जितने सारे सिस्टम हैं ये आपस में अपने डेटा को शेयर करके, अपने रिसोर्स को शेयर करके, अपने फाइल्स को शेयर करके कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ देखिए इन सभी का डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक, तो वही सारा चीज़ यहाँ दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सभी सिस्टम को इनेबल करता है जिससे अपने डेटा को, अपने रिसोर्स को शेयर करके कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिसोर्स हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा हो गया, फाइल्स हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे अगला आपका है डेटाबेस। ये क्या होता है, तो डेटाबेस में कई सारे डेटा यहाँ पे स्टोर होते हैं। ये क्या करता है डेटाबेस, जितने सारे डेटा होते हैं इन सभी डेटा को एक सेगमेंट में डिवाइड करता है और भेजता है किसके पास, ऑटोनोमियस कंप्यूटर सिस्टम के पास। और यही ऑटोनोमियस कंप्यूटर सिस्टम इस डेटा को प्रोसेस करता है। तो डेटाबेस में जो भी यहाँ पे प्रोसेस डेटा होता है उसको ये स्टोर करता है। अब यहाँ पे जो भी यहाँ सिस्टम होते हैं, नोड होते हैं, एक सेंट्रलाइज नेटवर्क से जुड़े होते हैं या फिर कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लूजली कपल्ड प्रोसेसर का कलेक्शन होता है। यानी कि यहाँ दिया गया है लूजली कपल्ड प्रोसेसर, इसका मतलब ये होता है
कि इसमें जो भी यहाँ पे सिस्टम होते हैं वो सभी सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो भी यहाँ पे सिस्टम होता है वह इनडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो उसे बोला जाता है लूजली कपल्ड मेथड। तो आप लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लूजली कपल्ड प्रोसेसर का कलेक्शन होता है और जितने सारे होते हैं सिस्टम एक कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यहाँ पे डंप टर्मिनल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कहने मतलब क्या है, मैंने बताया आपको कि डीएस क्या होता है, एक ऑटोनोमियस कंप्यूटर सिस्टम का एक कलेक्शन होता है। यानी कि इसमें जो भी डेटा होता है, जितने सारे सिस्टम होते हैं उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का डेटा होता है, एक यहाँ पे ओन डेटा होता है और इसीलिए ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ दिया गया है डंप टर्मिनल, इसका मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ सिस्टम होता है वो सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तो आप लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यहाँ पे डंप टर्मिनल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब यहाँ देखिए आपके सेमेस्टर एग्जाम पूछा गया है कि डीएस का एग्जाम्पल भी लिखिए। तो आप लिखेंगे जैसे कि यहाँ हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW। और यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि मल्टीमीडिया सिस्टम। अगला पॉइंट आप लिखेंगे एम्बेडेड सिस्टम और यहाँ पे इंटरनेट, यानी कि इन सभी जगह से जो भी हमारा सिस्टम होता है इंटरकनेक्ट होता है, कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि डीएस में जो भी यहाँ सिस्टम होता है, डीएस में जो भी यहाँ पे सिस्टम होता है वो सिस्टम एक पर्टिकुलर सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इसीलिए डीएस में डंप टर्मिनल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीएस का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि डीएस का एडवांटेज क्या है। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखिए कि यहाँ पे रिसोर्स का शेयर होता है, यानी कि जितने सारे यहाँ सिस्टम होते हैं वो सभी सिस्टम अपने डेटा को, अपने रिसोर्स को शेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ हो गया हार्डवेयर और यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो गया, और इसी की सहायता से प्रत्येक सिस्टम का जो भी यहाँ होता है लोड उसको यहाँ पे बैलेंस किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी सिस्टम पे ज़्यादा रिसोर्स आ गया, ज़्यादा यहाँ पे लोड आ गया, तो अपने रिसोर्स को शेयर करके इस लोड को बैलेंस कर सकता है। यानी कि अगर किसी सिस्टम पे ज़्यादा यहाँ पे लोड आ गई, ज़्यादा यहाँ पे लोड आ गया, वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा आ गया, डेटा का, रिसोर्स का, फाइल्स का, इंफॉर्मेशन का, तब यहाँ पे इसको बैलेंस किया जा सकता है रिसोर्स को शेयर करके किसी अदर सिस्टम को। तो कहने मतलब क्या है कि आप इसकी सहायता से उस लोड को बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे सिस्टम है और सिस्टम पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया तो इससे क्या होगी, इस सिस्टम की कार्य करने की क्षमता यानी कि इफिशियंसी भी बहुत कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा आया तब यहाँ पे इस सिस्टम की कार्य करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट है डीएस का, रिसोर्स शेयरिंग। अब यहाँ देखिए अगला आपका है इसका एडवांटेज या फिर करेक्टरिस्टिक्स, वो है ओपननेस। ये क्या है, इट इज़ कंसर्न्ड विद एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम, यानी कि आप जो है ओपनली किसी सिस्टम को डायरेक्ट इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि किसी सिस्टम को कैसे डेवलप करना है, कैसे रिसोर्स को शेयर करना है एक से मतलब यहाँ पे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को। तो यहाँ क्या है, ओपननेस है। अब यहाँ देखिए डीएस का अगला एडवांटेज वो है कनकरेंसी। इसमें क्या होता है कि यूजर सेम एक्टिविटी को, सेम फंक्शन को किसी भी सिस्टम पे जा करके परफॉर्म कर सकता है, यानी कि अपना काम कर सकता है, क्योंकि जितने सारे सिस्टम होते हैं उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का डेटा होता है, एक ओन डेटा होता है। तो आप लिखेंगे कि डीएस में क्या होता है, कनकरेंसी होता है। अगला पॉइंट आपका है स्केलेबिलिटी। ये क्या है कि अगर यहाँ पे एक प्रोसेसर पे, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर कम्युनिकेट विद मोर यूजर, अगर यहाँ बहुत ज़्यादा यूजर आ गए और आपस में कम्युनिकेट करने लगे, किसके थ्रू, प्रोसेसर के थ्रू, तब यहाँ पे जो डीएस होता है वह सिस्टम के स्केल को इंक्रीज कर देता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, स्केलेबिलिटी है। अगर यहाँ पे ज़्यादा यूजर आ गए तो सिस्टम के स्केल को इंक्रीज कर देगा कौन, डीएस।
ताकि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी यहाँ बाधाएं आए, उसको यहाँ पे मैनेज किया जा सके। तो ये आपका होता है स्केलेबिलिटी। अब यहाँ देखिए डीएस का अगला एडवांटेज है वो है फॉल्ट टॉलरेंस। इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई भी सिस्टम क्रैश कर जाता है, ख़राब हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, तब जो है आप दूसरे सिस्टम से उस रिसोर्स को रिकवर कर सकते हो। ठीक, कहने मतलब क्या है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे जितने सारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का डेटा होता है। सीपीयू हो गया, डिस्क हो गया, मेमोरी हो गया, और यहाँ भी सीपीयू, डिस्क, मेमोरी, और यहाँ भी सीपीयू, डिस्क, मेमोरी। तो अगर यहाँ पे कोई भी सिस्टम क्रैश कर जाती है या फिर फेल हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, तो जो है आप अदर सिस्टम से उस रिसोर्स को रिकवर कर सकते हो। या फिर आप यहाँ बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई भी सिस्टम फेल हो जाता है तब भी यहाँ पे रिस्पॉन्स जारी रहेगी, क्योंकि जितने सारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का डेटा होता है, एक खुद का रिसोर्स होता है। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि डीएस में क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, क्योंकि अगर कोई भी सिस्टम यहाँ पे फेल हो जाती है तो आप अदर सिस्टम से उस रिसोर्स को रिकवर कर सकते हो, बिकॉज एवरी सिस्टम हैव ओन डेटा। अब यहाँ देखिए अगला आपका है ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि यूजर के सामने जो भी यहाँ आती है कॉम्प्लेक्सिटी, उसको जो है ये हाइड कर देता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि जितने सारे सिस्टम होते हैं उन सभी सिस्टम में प्राइवेसी होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप किसी भी सिस्टम पे जा करके उस डेटा को, उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो विदाउट नोइंग एनी पर्टिकुलर ऑफ सिस्टम, बिकॉज एवरी सिस्टम हैव ओन डेटा, ओन एप्लीकेशन, ओन इन्फॉर्मेशन। सो हेयर इज ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो आपका हो गया डीएस का एडवांटेज या फिर करेक्टरिस्टिक्स। पहला आपका है रिसोर्स शेयरिंग, ओपननेस, कंकरेंसी, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, ट्रांसपेरेंसी। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ दी डीएस। अब यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर के प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने सारे यहाँ पे रिसोर्स उन सभी रिसोर्स को मल्टीपल सिस्टम पे शेयर किया जाता है और आप आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। अगला पॉइंट आपका है नेटवर्किंग सैचुरेशन का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने सारे सिस्टम हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे जितने सारे सिस्टम हैं वो सभी सिस्टम एक नेटवर्क से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो अगर यहाँ पे नेटवर्क लैग कर जाएगा तब यहाँ पे डेटा का ट्रांसफ़र नहीं होगा, रिसोर्स का ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि इसका डिसएडवांटेज हो सकता है नेटवर्किंग सैचुरेशन। अगला पॉइंट आपका है कि एक सिंगल यूजर सिस्टम के डेटा को मैनेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितने सारे सिस्टम होते हैं उन सभी का डेटा एक डेटाबेस पे स्टोर होता है और डेटाबेस इंटरकनेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसको मैनेज करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे एक सिंगल यूजर सिस्टम के डेटा को मैनेज नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि डीएस पे यहाँ देखिए कि जितने सारे सिस्टम हैं ये सभी सिस्टम एक नेटवर्क पे अपना रिसोर्स शेयर करते हैं यहाँ पे एक ही साथ, तो हो सकता है नेटवर्क भी ओवरलोड हो सकता है, तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती हैं। सो दीज आर दी डिसएडवांटेज कम्स इन दी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का किस किस एरिया में इसका यूज किया जाता है, इसका एप्लीकेशन होता है। तो जैसे कि आपका हो गया फाइनेंस एंड कॉमर्स, इसमें आपका आ गया अमेजोन, ईबे, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट, और यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जैसे कि आपका हो गया सर्च इंजन, विकिपीडिया, सोशल नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, और यहाँ देखिए क्लाउड टेक्नोलॉजी में भी डीएस का यूज होता है, जैसे कि AWS, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और यहाँ पे SAP हो गया। और यहाँ देखिए इंटरटेनमेंट में भी डीएस का यूज होता है, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, यूट्यूब हो गया।
हेल्थ केयर में भी, एजुकेशन में भी, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, और यहाँ भी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, इन सभी जगह डीएस का यूज होता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सिस्टम मॉडल क्या होता है। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लिखेंगे सिस्टम मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, यह जो है एक सिस्टम को रिफर करता है। अब इस सिस्टम में जो भी होता है प्रोसेसिंग, और जो भी यहाँ पे डेटा होता है, तो सभी डेटा मल्टीपल डिवाइस पे, मल्टीपल सिस्टम पे स्टोर होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे सिस्टम मॉडल में कि सिस्टम मॉडल में जो भी यहाँ पे सिस्टम होता है, तो ये सिस्टम रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में इसका यूज होता है। यानी कि सिस्टम मॉडल में जो भी यहाँ पे सिस्टम का डिजाइन किया गया है, तो वह जो सिस्टम एक सही फॉर्म में, यानी कि उसका फंक्शन सही से होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे डेटा का ट्रांसमिट हो रहा है, कहने मतलब क्या है, अगर यहाँ पे डेटा का ट्रांसमिट हो रहा है, तब यहाँ पे कोई अनऑथराइज्ड यूजर का, किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि सिस्टम मॉडल में जो भी यहाँ पे सिस्टम है, वो सिस्टम एक रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में इसका यूज होना चाहिए। और इस सिस्टम मॉडल में सिस्टम का डिजाइन ऐसे करना चाहिए ताकि इसका फंक्शन एक सही फॉर्म में होना चाहिए, इसका फंक्शन सही से काम करे, सही से परफॉर्म करे, ताकि यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर वो डेटा को एक्सेस ना कर पाए। तो यह आपका हो गया सिस्टम मॉडल। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि सिस्टम मॉडल में सिस्टम को दो मॉडल में या फिर दो पार्ट में या फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है आर्किटेक्चरल मॉडल और दूसरा आपका है फंडामेंटल मॉडल। अब यहाँ देखिए पहला आपका है आर्किटेक्चरल मॉडल, यह जो है पूरे सिस्टम का ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। यहाँ देखिए यहाँ पे सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, सिस्टम का पूरा डिजाइनिंग कैसा है, उसके बारे में बताता है आर्किटेक्चरल मॉडल। यानी कि सिस्टम में जो भी यहाँ पे कंपोनेंट है, यानी कि कई सारे कंपोनेंट को मिला करके एक सिस्टम बनाया जाता है। तो सिस्टम में जो भी यहाँ पे कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज हैं, कैसे यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे आपस में इनका फंक्शन हो रहा है, कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसका पूरा स्ट्रक्चरिंग, पूरा इसका ओवरव्यू देता है आर्किटेक्चरल मॉडल। देखिए सिस्टम का पूरा ओवरव्यू देता है कि हाउ विल द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन टेक प्लेस। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे आर्किटेक्चरल मॉडल में कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को यूज करने के लिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के यूज के लिए यहाँ पे हार्डवेयर और यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरकनेक्ट होते हैं। आर्किटेक्चरल मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के यूज के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। अब यहाँ देखिए लोअर लेवल पे यहाँ पे कई सारे सीपीयू आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। मेरे कहने मतलब बात समझिए, जो लोअर लेवल आपका होता है वहाँ पे सीपीयू होंगे, इंटरकनेक्ट होंगे, लेकिन जो आपका होता है अपर लेवल, यहाँ पे कई सारे प्रोसेस आपस में इंटरकनेक्ट होंगे जो कि सीपीयू पे रन कर रहे होंगे। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के यूज के लिए, और लोअर लेवल पे होता है कई सारे सीपीयू आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, अपर लेवल पे यहाँ पे प्रोसेस इंटरकनेक्ट होता है। अब यहाँ देखिए आर्किटेक्चरल मॉडल में यहाँ पे आते हैं इसके तीन पार्ट, या फिर आर्किटेक्चरल मॉडल में यहाँ पे आते हैं मॉडल। तो आप लिखेंगे आर्किटेक्चरल मॉडल में पहला इसका मॉडल होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, और दूसरा होता है पीयर टू पीयर मॉडल, और तीसरा होता है 3 टायर आर्किटेक्चर, और चौथा होता है टाइटली कपल्ड मॉडल। अब यहाँ देखिए पहला आपका होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्या होता है, यह जो है सेंट्रलाइज अप्रोच होता है। जो आपका होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, यह जो है यह जो है सेंट्रलाइज अप्रोच होता है। देखिए यहाँ पे आपका क्लाइंट है, यहाँ पे आपका क्लाइंट है, और यहाँ पे आपका सर्वर है। यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है। तो क्लाइंट को जिस भी सर्विस की, जिस भी रिसोर्स की नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तो उसको यूज करने के लिए TCP, IP या फिर HTTP प्रोटोकॉल की सहायता से रिक्वेस्ट करता है, और यहाँ से आता है रिस्पॉन्स।
वही आप लिखेंगे कि यहाँ पे TCP IP HTTP प्रोटोकॉल की सहायता से क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स को यूज करने के लिए, और यहाँ पे सर्वर्स यहाँ से आता है, रिस्पॉन्स आता है। तो आप लिखेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सर्वर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में यहाँ देखिए, क्लाइंट सर्वर मॉडल में यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे डंप टर्मिनल हो सकता है। मैंने बताया था आपको कि डीएस में डंप टर्मिनल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन आप लिखेंगे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में यहाँ पे डंप टर्मिनल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि सिस्टम कनेक्टेड होते हैं लेकिन यहाँ पे डंप टर्मिनल मॉडल होता है, क्योंकि यहाँ जो होता है क्लाइंट किसी पर्टिकुलर सर्वर पे हो सकता है डिपेंडेंट, इसीलिए यहाँ पे डंप टर्मिनल कॉन्सेप्ट हो सकता है। अगला आपका है पीयर टू पीयर मॉडल। ये क्या होता है? तो ये आपका होता है डिसेंट्रलाइज अप्रोच होता है। यहाँ पे जितने सारे नोड्स होते हैं, देखिए यहाँ पे पीयर टू पीयर मॉडल में जितने सारे यहाँ नोड होते हैं वो सभी लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे नोड 2 को रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है किससे, नोड 1 से, तब यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा। यानी कि पीयर टू पीयर मॉडल में जितने सारे नोड हैं वो सभी जो है रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया पीयर टू पीयर मॉडल, और यह जो है डिसेंट्रलाइज अप्रोच होता है। इसको पीयर टू पीयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जितने सारे नोड होते हैं वो सभी लोग जो है रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि दोनों साइड से, देखिए दोनों साइड से ईच एंड एवरी नोड रिक्वेस्ट फॉर यूजिंग एनी सर्विसेज एनी रिसोर्स। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे अगला है 3 टायर आर्किटेक्चर। तो 3 टायर आर्किटेक्चर में सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, यानी कि इसमें जितने सारे सिस्टम होते हैं वह जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। 3 टायर आर्किटेक्चर में 3 लेयर होते हैं। पहला आपका होता है अपर लेयर, और दूसरा आपका होता है मिडिल लेयर, और तीसरा आपका होता है लोअर लेयर। तो ये आपका हो गया 3 टायर आर्किटेक्चर। अगला आपका है टाइटली कपल्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जितने सारे सिस्टम होते हैं वो सभी सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि टाइटली कपल्ड सिस्टम में यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है। तो ये आपका हो गया टाइटली कपल्ड सिस्टम, यानी कि यहाँ पे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं बट यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है। तो ये आपका हो गया टाइटली कपल्ड सिस्टम। और यहाँ देखिए इसका यूज़ किया जाता है बिजनेस के लिए और यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए। तो ये आपका हो गया टाइटली कपल्ड सिस्टम। अब यहाँ देखिए ये आपका था सिस्टम मॉडल। इसके 2 टाइप थे, पहला आपका है आर्किटेक्चर मॉडल और दूसरा आपका है फंडामेंटल मॉडल। तो आपका आर्किटेक्चर मॉडल क्या होता है, इसके क्या क्या मॉडल होते हैं, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि फंडामेंटल मॉडल क्या होता है। फंडामेंटल मॉडल क्या होता है। अब यहाँ पे अगला मॉडल है वो है फंडामेंटल मॉडल। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि फंडामेंटल मॉडल जो भी यहाँ पे CPU आपस में इंटरकनेक्ट हैं उसके बारे में बात नहीं करता है, उसके बारे में डिफाइन नहीं करता है, यानी कि सिस्टम के कनेक्शन के बारे में फंडामेंटल मॉडल डिफाइन नहीं करता है। तो आप लिखेंगे कि कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो भी यहाँ फेलियर आती है, जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी अटैक आती है, जो भी यहाँ डिले आती है, उसके बारे में डिफाइन करता है फंडामेंटल मॉडल। अब यहाँ देखिए फंडामेंटल मॉडल में आते हैं कुछ मॉडल, जैसे कि आपका हो गया इंटरेक्शन मॉडल, जैसे कि यहाँ हो गया फेलियर मॉडल, और यहाँ पे सिक्योरिटी मॉडल। अब यहाँ देखिए पहला आपका है इंटरेक्शन मॉडल। यहाँ देखिए यहाँ पे इंटरेक्शन मॉडल में यह जो डिफाइन करता है जितने सारे यहाँ प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताता है इंटरेक्शन मॉडल। तो यहाँ लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स आर फुल ऑफ मेनी प्रोसेस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वे, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ
कम्युनिकेट करते हैं। तो इनको समझना, यानी कि जो भी यहाँ प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ एकदम कॉम्प्लेक्स वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे समझ नहीं पाओगे। इसीलिए इंटरेक्शन मॉडल एक ऐसा यहाँ फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकता है, मतलब प्रोवाइड करता है, जिसकी सहायता से ये जितने सारे यहाँ प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं आप आसानी से समझ पाओगे कि प्रोसेस आपस में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे इंटरेक्शन मॉडल एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसकी सहायता से आप आसानी से समझ पाओगे कि प्रोसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बन रहा है। देखिए कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं और यहाँ पे कैसे इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो ये जो है आप पता कर पाएंगे इंटरेक्शन मॉडल की सहायता से। अगला आपका है दूसरा फेलियर मॉडल। फेलियर मॉडल यानी कि मॉडल में फेलियर को, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना, यानी कि आपका मॉडल, आपका सिस्टम क्यों फेल हो रहा है, क्यों फेल हो जा रहा है, क्यों यहाँ पे फॉल्ट हो जा रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना वो आपका होता है फेलियर मॉडल। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे फॉल्ट को और यहाँ पे जो भी आपका होता है फेलियर होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फेलियर मॉडल एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसकी सहायता से फेलियर को, फॉल्ट को, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और फेलियर मॉडल में फेलियर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, एक मेथड होता है जिसे बोला जाता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस, तो उस फेलियर को रिकवर किया जा सकता है। फेलियर मॉडल में जो भी यहाँ फेलियर आ रही है उसको रिकवर करने के लिए क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्सेप्ट होता है। तो फेलियर मॉडल में यहाँ फेलियर आ सकता है जैसे कि आपका हो गया क्रैश फेलियर, यानी कि आपका नोड अचानक से काम करना बंद कर दे, तो ये आपका हो गया क्रैश फेलियर। और दूसरा आपका होता है ओमिशन फेलियर। ये क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ मैसेज, यानी कि मैसेज का लॉस होना इसमें इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी यहाँ पे मीडियम होती है, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही है, तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसका यहाँ पे अब्सेंस हो जाना, वही आपका होता है ओमिशन फेलियर। अगला देखिए, अगला आपका है टाइमिंग फेलियर, यानी कि यहाँ पे टाइम से रिस्पॉन्स ना मिल पाना, जो आप एक्सपेक्ट किए थे इस टाइम पे हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगी, तो ये आपका हो गया टाइमिंग फेलियर। अगला आपका है बेंजाइन फेलियर। ये क्या होता है, जो भी यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है और यहाँ से रिस्पॉन्स होता है किसी प्रोटोकॉल के द्वारा, तो उनके बीच यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, तो आपका होता है बेंजाइन फेलियर। तो यहाँ दिया गया है द प्रोसेस may send malicious or unexpected message that conflict with set of the protocol। अब यहाँ देखिए फंडामेंटल मॉडल का अगला मॉडल वो है सिक्योरिटी मॉडल। तो आप लिखेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो भी यहाँ पे थ्रेट आता है, जो भी यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज आता है, जो भी यहाँ पे अटैक आता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम किसका होता है, सिक्योरिटी मॉडल का। तो सिक्योरिटी मॉडल एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है अटैक को, थ्रेट को, वल्नरेबिलिटीज़ को किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क में, और उसको हैंडल करने के लिए कुछ सिक्योरिटी मॉडल होते हैं जिसकी सहायता से अनऑथराइज्ड यूजर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। तो सिक्योरिटी मॉडल प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, और यहाँ पे कई सारे होते हैं मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके द्वारा जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी होती है उस सिक्योरिटी को मैनेज किया जाता है और यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया पासवर्ड अपना आप डालेंगे ताकि यहाँ कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। पब्लिक की हो गया, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ये हो गया। और यहाँ पे हो गया कई सारे होते हैं मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि आप पढ़े थे क्लाउड कंप्यूटिंग में बायोमेट्रिक हो गया। और यहाँ देखिए सिक्योरिटी टोकन हो गया और यहाँ पासवर्ड हो गया। तो इन सभी टूल के द्वारा सिक्योरिटी को मैनेज किया जाता है। तो आपका हो गया सिक्योरिटी मॉडल।
तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया फंडामेंटल मॉडल। देखिए इंट्रैक्शन मॉडल, फेलियर मॉडल और यहाँ पे सिक्योरिटी मॉडल। तो आज आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूनिट वन पार्ट 1 लेक्चर। तो आपका पूरा यूनिट 1 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है।